पे डेली डालते हो? नहीं बेटा, भूल जाती हूँ कभी कभी। अब पिछले कई क्लासेस की नहीं डाली है। ठीक है। स्ट्रक्चरल थ्योरी, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, ये वाला टॉपिक हमें करना है। यही करना है ना? यस मैम। चलिए निकाल लीजिए। समाज या फिर परिवार जो आपको यौन भूमिकाएं आपको सौंपता है, सौंपता मतलब कहने का जो पहले से ही स्टेरियोटाइप बने हुए हैं हमारे, कि जो लड़कियां होती हैं वो कोमल हैं, मतलब उनको गुस्सा नहीं आता, मतलब कहने का कि मतलब क्या है, कैसे बोलेंगे, मैंने लिखा हुआ है इस तरह से, ये मैम ये पढ़ा था मैंने। और जो आपके बॉयज होते हैं वो मतलब बहादुर होते हैं, उनको रोना नहीं चाहिए, उनको मतलब टॉयज के तौर पर भी उसको कार दी जाती है, डॉक्टर सेट अगर बच्चे को खेलने के लिए तो वो लड़की को ना दे करके लड़के को दिया जाता है, और लड़की को दिया जाता है किचन सेट की भाई तुम इससे खेलो। इसमें मैम मैंने पढ़ा था, यही है यौन अंतर सिद्धांत में। ठीक है, मैम, चलिए। हाँ मैम जी। एक मिनट, ये पेपर फिफ्थ का ए पढ़ रहे हैं हम? हाँ जी। ओके मैम, यानी थर्ड कंप्लीट हो गया। हाँ जी, थर्ड कंप्लीट हो गया। एक तो ओके मैम मैम। जैसे जो मतलब एक तो बायोलॉजिकल होता है, जो भाई आप पैदा होते हो जब आपका होता है, लेकिन जब आप समाज में आ जाते हो जो आपको भूमिकाएं दी जाती हैं, मतलब यौन भूमिकाएं जो होती हैं वो आपको आपका परिवार, समाज, आपकी संस्कृति देती है। ये मतलब बायोलॉजिकल ना हो करके आपका समा सामाजिक होता है। हाँ जी। हम्म। चलिए बेटा देखिए, कुछ तो ज्योति ने बता दिया है, फिर भी हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ जेंडर रोल। जेंडर रोल क्या होते हैं? जेंडर रोल से अभिप्राय सामाजिक और जो हमारी नॉर्म्स है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उनके समूह से है। ठीक है, यानी कि जेंडर रोल से रिलेटेड जो भी हमारी सोशली और जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, उनका क्या है, उनसे मिली जुली एक हमारी संस्कृति से है, जिसमें क्या है, हम ये मानते हैं कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जेंडर डिफरेंस का सांस्कृतिक कारणों की वजह से क्या यानी कि उसमें क्या भिन्नता है। यानी कि जेंडर रोल से अभिप्राय समाज में जो हमारी मान्यताएं उपलब्ध हैं, उनके द्वारा किस प्रकार हम जो जेंडर है उसको सामाजिक रूप से उपयुक्त मानते हैं। इसमें हम क्या है, अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, भिन्नता दिखाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल और फिजिकल्स, उसकी वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। जेंडर की क्या है, बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, जिसमें क्या है, मेल फीमेल में, यानी कि ऐसी बहुत सी डेफिनेशन है जो मेल और फीमेल में क्या करती है, डिफरेंस करती है। सबसे पहली तो बात इन्होंने बताई है बायोलॉजिकल, दूसरी है जेंडर आइडेंटिफाई, जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, जिसमें स्वयं की पहचान, ये लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज, या फिर थर्ड जेंडर है, ये चीजें बताई जाती है। इसमें जेंडर एक्सप्रेशन के संबंध में भी क्या है, जेंडर रोल के बारे में, बालों का स्टाइल, पहनावा, शरीर की विशेषता आदि से भी होता है कि हम डिफरेंस करते हैं। यहाँ पर जेंडर डिफरेंस थ्योरी का ही मतलब ये है, यौन अंतर सिद्धांत का ही मतलब ये है कि किस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, जेंडर डिफरेंस कर रहे हैं कि ये लड़का है या लड़की है या थर्ड जेंडर है। तो ये क्या है, इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। हम बायोलॉजिकल, फिजिकली और क्या है हमारा इन तरीके, और जो हमारे कल्चरल है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या बताते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। जेंडर डिफरेंस थ्योरी, जेंडर डिफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स परिवार में उपयुक्त व्यवहार और दृष्टिकोण सीखते हैं। वही लड़के और लड़कियां अपनी फैमिली में क्या है, किस तरह से हमें दूसरों के साथ बिहेवियर करना है, ये सीखते हैं।
ठीक है। जेंडर रोल थ्योरी ये मानती है कि जेंडर डिफरेंस के पीछे हमारी क्या होती है, सोशल स्ट्रक्चर की पावर होती है। सोशल रोल थ्योरी के अकॉर्डिंग बोथ जेंडर के बीच समाज में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसने बोला है कि जेंडर की जो थ्योरी है उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, जेंडर यानी कि मेल फीमेल के बीच क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं और उसी के आधार पर उनका डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम भी बटा हुआ है। जैसे अगर हमारा देखा जाए, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग मेल मेंबर क्या है, बाहर जाकर काम करते हैं और फीमेल मेंबर घर को संभालती है। ठीक है, ये बताया गया है हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनका क्या रोल है ये सारा का सारा हमारी जेंडर डिफरेंस थ्योरी बताती है। ठीक है, उनका सोशली बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनका स्थान कैसा रहेगा, उनके शारीरिक गुणों कैसे हैं, ये सारी चीजें। दूसरी और ठीक है, शरीर का आकार कैसा है, अगर पुरुष हैं तो कैसा है, महिलाएं हैं तो कैसी है। ठीक है, ये वाले। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो फीमेल है उसका बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बेयरिंग, ये चीजें देखी जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात है कि जो सोशल रोल है, जो सोशल रोल या जेंडर रोल डिफरेंस जो थ्योरी है, इस बात पर फोकस करती है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको हमें क्या है, एक नैरो कंसेप्ट में नहीं देखना चाहिए, रोजगार और घरेलू कार्यों में देखा जाता है, बल्कि इसमें सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें समाज में रहकर संपन्न किया जाता है और जो समाज के लिए आवश्यक होती है। यानी कि यहाँ पर जो हमारी जेंडर आइडेंटिफिकेशन थ्योरी है वो हमें बताती है कि कौन कौन सा काम कर रहा है, किसके द्वारा, कोई रोजगार का काम कर रहा है, कोई घरेलू काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, जो आपका डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें खाली एक एक्टिविटी ना होकर उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी सोसाइटी, ये जो हमारी रोल होते हैं, जो जेंडर रोल होते हैं उसका एक हायरार्की होती है, एक क्रम होती है, जिसमें क्या हायरार्की का मतलब क्या, सीरीज वाइज बता दिया। ठीक है, जिसमें मेल एडवांटेजेस जेंडर हायरार्की के नाम से भी कहा जाता है। इसमें उन क्रियाओं को यानी कि इसमें मेल मेंबर्स की वो सारी एक्टिविटी शामिल की जाती है, जैसे डिसीजन लेना, सोसाइटी में हाई लेवल मेल और फीमेल के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ ये की जाती है, परसेप्शन, बिलीव्स आदि ये चीज़ें। यानी कि देखा जाए तो जो हमारी जेंडर डिफरेंस थ्योरी है वो महिलाओं की भूमिकाओं को भी यहाँ पे दिखाती है कि प्राइमरी ओरिजिन क्या है, महिलाओं से ही है। ठीक है, घर का जो काम है वो उनका हो गया, प्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बियरिंग, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी उन्हें करनी पड़ती है, जिसे विकासात्मक और समाजीकरण प्रक्रियाओं और सामाजिक अंतरक्रियाओं में शामिल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ये एक्सपेक्टेंसी कंफर्मेशन, जैसे कि अपेक्षा पुष्टिकरण। देखो भाई, इतना गहराई से नहीं करना, आपको जस्ट सिंपल वर्ड में लेना है जेंडर डिफरेंस थ्योरी, जिसमें हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कई कंसेप्ट को लेते हैं, बायोलॉजिकल कंसेप्ट हो गया, फिजिकल कंसेप्ट हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। ठीक है, और उनके काम के जरिए भी, डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए भी हम क्या करते हैं, जेंडर डिफरेंस करते हैं। ठीक है, जेंडर डिफरेंस के क्या क्या भूमिकाएं हैं। जेंडर क्या है, एक जटिल प्रकार का पद है जिसके अंतर्गत क्या है, हमारी बहुत सारे जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर रोल दोनों शामिल होते हैं हमारे इसमें। ठीक है, जेंडर रोल की पहचान इन पर प्रभाव डालने वाले कारक करवाते हैं। लगभग 2 वर्ष की आयु तक जेंडर आइडेंटिटी के बारे में धारणा स्पष्ट हो जाती है। यानी कि जो जेंडर डिफरेंस थ्योरी है वो ये बताती है कि 2 साल के बच्चे को जेंडर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, लिंग पहचान हो जाती कि वह लड़का है या लड़की है। अब क्या है, जेंडर डिफरेंस थ्योरी है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, भेदभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पहले भी कह चुके हैं। यानी कि ये जो जेंडर डिफरेंस थ्योरी है ये आपस में मेल और फीमेल में भेदभाव भी उत्पन्न करती है। कौन कौन से कारक हैं, एक तो है डिपेंडेंस ऑन मेल, पुरुषों पर निर्भरता। यानी कि फैमिली में विशेषकर देखा जाए तो इंडियन सोसाइटीज के अंदर ऑलमोस्ट जो रोल होता है वो मेल मेंबर का होता है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो फीमेल है वो बहन, पत्नी, माँ, दादी आदि का रोल यहाँ पर निभाती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी के कारण
कारण भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दोनों में डिफरेंस माना जाता है। ठीक है, शिक्षा के परिणाम स्वरूप जो हमारी सोशल मूवमेंट आती है और नए नए अवसर पैदा करती है, और जो हमारी जेंडर रोल है उसमें सुधार के लिए सशक्त फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था आवश्यक। देखो भाई, लैक ऑफ एजुकेशन की, यानी कि एजुकेशन की कमी के कारण भी हम क्या करते हैं, जेंडर रोल प्रभावित कर रहा है। ठीक है, क्या है जिसमें यानी कि जो अनपढ़ व्यक्ति, जो नहीं पढ़े लिखे, तो उनके सामने क्या होता है, सामाजिक से चेंजेज का मुख्य साधन माना जाता है। यानी कि शिक्षा क्या है, आपको कोई भी चेंज लेके आना है, तो अगर मान लीजिए एक आपको एजुकेटेड व्यक्ति को समझाना और एक अनएजुकेटेड व्यक्ति को, तो आपको क्या है, अगर कोई भी सोशल चेंज लेके आना चाहते हो तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। तो एजुकेशन के अभाव में यहाँ पर क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है उनको। ठीक है, उनके बीच भेदभाव वाली नीति अपनाई जाती है। कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज भी है जो क्या है, हमारे जेंडर डिफरेंस को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, जैसे आप देखते हो नवरात्रों में क्या है, लड़कियों को पूजा जाता है, तो वहां पर किसका महत्व दिया जा रहा है, लड़कियों को महत्व दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी त्योहार हैं, मनोरंजन है, जहां पर क्या है, हमारा लड़के को महत्व दिया जाता है। तो ये भी क्या है, हमारे उसको जेंडर डिफरेंस को दिखाते हैं। लैक ऑफ एक्सपोजर, बाहरी संसार से संपर्क का अभाव। अब महिलाएं क्या होती है, घर में ही रहती है, बाहर उनका आना जाना कम होता है। ठीक है, तो उनकी जो भी स्किल्स है, जो भी एटीट्यूड है, वो क्या है, वो वैसे तो डेवलप होने चाहिए, लेकिन बाहरी संसार के साथ ना होने के कारण संपर्क वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की जो स्थिति है वहाँ पर क्या है, बाहरी संसार से कटाव के कारण भी क्या उनके अंदर डिफरेंस माना जाता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो आज का जो टाइम है वो चेंजेबल टाइम है। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, और जेंडर रोल में भी क्या है, चेंजेज आए हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हुई। ठीक है, और अब क्या है, हर एरिया में क्या है, जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चाहे आपका पंचायती राज हो, चाहे आपका वेलफेयर सोसाइटीज हो। ठीक है, इन सब में जो भी योजनाएं हैं उनके कारण भी हमारी जेंडर रोल्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। सरकारी संस्थानों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थान भी ऐसे प्रयास कर रहे हैं। यानी कि ये कुछ चीजें हैं जो बताती हैं हमारी जेंडर डिफरेंस थ्योरी के बारे में, जो हमें ये बताते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये कुछ कारण थे जो हमें बताते हैं कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। तो इसको बोलते हैं आप जेंडर डिफरेंस थ्योरी। समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद आएगी आपकी स्ट्रक्चर थ्योरी, संरचनात्मक सिद्धांत। स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है भाई? स्ट्रक्चर थ्योरी सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझने से, स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना, परस्पर संबंधित संस्थानों, एजेंसियों और जो भी हमारे सोशल मॉडल हैं, और साथ ही ग्रुप के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यानी कि अलग अलग लोगों ने भाई अपने अनुसार अलग अलग इसको परिभाषित किया है। यानी कि यहाँ पर टोलकट पार्सन्स ने ये बोला है कि जो हमारी स्ट्रक्चर थ्योरी है वो परस्पर हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी सोशल मॉडल्स हैं, और साथ में जितने भी ग्रुप हैं, उनके द्वारा ग्रहण किए गए जो जो पद हैं या जो जो कार्य हैं, उनकी जो विशिष्टता है उसको क्या है, एक सीक्वेंस वाइज देना। ठीक है, देखिए भाई, पढ़ते हैं स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में क्या बता रखा है। स्ट्रक्चर थ्योरी की अवधारणा को समझने से पहले हमें स्ट्रक्चर के अर्थ को समझना होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक जटिल वर्ड है जिसमें क्या हम डिफरेंस इकाई हैं, जो डिफरेंस यूनिट हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई होती हैं कि इनके ऊपर इनका कार्य, इनकी एकता और ये इनकी प्रकार्यात्मकता, एकता और निर्भरता होती है। यानी कि जेंडर जो हमारा स्ट्रक्चर थ्योरी है उसमें स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स यूनिट है जिसमें ये बताया गया है जहाँ पर यूनिट एक दूसरे के ऊपर क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये क्या एक दूसरे के ऊपर फंक्शनल तरीके से एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी यूनिट है, जब एक विशेष क्रम में जुड़कर जटिल समग्र बनाती है तो उसे संरचना कहते हैं। यानी कि जब अलग अलग यूनिट मिलकर जुड़कर किसी एक स्ट्रक्चर को, एक जटिल कॉम्प्लेक्स को तैयार करती है, तो इसी को क्या बोला गया है, स्ट्रक्चर बोला गया है। जैसे आप मान लीजिए चूना, सीमेंट, बजरी, लोहा, इन सारी चीजों को मिलाकर कोई फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो आपका घर बन जाता है। ठीक है, तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसी प्रकार ही क्या
है हमारे समाज के अंदर भी छोटी छोटी इकाइयां जैसे परिवार, ज्वाइंट फैमिली, वंश, गोत्र, क्लब, समूह, संस्थाएं आदि प्रतिष्ठित आदि समाज में क्या है मिलकर एक सामाजिक संरचना का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा समाज सोशल जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है वो समाज की एक फ्रेमवर्क है या समाज का एक मॉडल होता है जो हमें बताता है कि सोसाइटी की व्यवस्था कैसे है, क्या क्या एक्टिविटी सोसाइटी के अंदर होती हैं, क्या क्या इंटरनल एक्टिविटीज हैं, उन सबको हमें कौन समझाता है, स्ट्रक्चर थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी गई है और तो इसमें से किसी एक की डेफिनेशन आप कर लेना। सोशल स्ट्रक्चर समाज की लघु और बड़ी इकाइयों में उनका क्या तो उसका पद है, ठीक है, क्या उनकी के रोल है, क्या ग्रुप है, कौन से इंस्टीट्यूशन है, क्या एजेंसियां, क्या मॉडल है, सामाजिक संबंधों से कैसे, ये सारी चीजें यहाँ पर बताते हैं। इसमें क्या होता है सोशल स्ट्रक्चर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आपके, जिसमें क्या होता है आपका परिवार आ गया, आपकी फैमिली आ गई, आपकी क्लास आ गई। इसमें क्या है कोई प्रकार जैसे आपके माता पिता, पुत्र, शिक्षक, छात्राएं, कार्य करने की सकारात्मक एवं नकारात्मक मापदंड, जनजातियां, रूढ़ियां, रीति रिवाज, कानून, धर्म आदि। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं आपके सोशल स्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है मेरे को ये बताओ, मीनिंग क्लियर हुआ है सोशल स्ट्रक्चर का? मैम ये अभी भी हम वही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी का ही पार्ट कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो इसमें आपने कितनी टाइप की वो बताई, एक तो स्ट्रक्चरल थ्योरी बताई, एक उससे पहले कौन सी थ्योरी थी? जेंडर डिफरेंस, ठीक है मैम। और उससे पहले सोशलाइजेशन। 4 ठीक है मैम। थ्योरीज हैं बेटा इसके अंदर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 4 थ्योरीज दी गई हैं जेंडर और एजुकेशन को लेकर। एक तो समाजीकरण वाली थ्योरी, सोशलाइजेशन थ्योरी, एक जेंडर डिफरेंस जो अभी हमने पढ़ी है, स्ट्रक्चरल थ्योरी, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, गुड आफ्टरनून हो रखी है, स्ट्रक्चरल थ्योरी, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, इन सब के बारे में बता रखा है। 4 थ्योरीज दे रखी हैं, तो ये लगा लो एक थ्योरीज तो पक्का आएगी पेपर में। और ये छोटी छोटी दे रखी है, 2 करके आ सकती हैं 8-8 नंबर में। स्ट्रक्चर का मीनिंग बताया गया है भाई स्ट्रक्चर थ्योरी में। जैसे आप ईंट, बजरी, इन सब से मिलाकर घर का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, ऐसे ही समाज का भी एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये परिवार से, लोगों से, गोत्र से, एक गांव से, फिर गांव से शहर बना, शहर से पूरा देश बन गया, पूरा विश्व बन गया, तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किस प्रकार आपके लिंग की सामाजिक संरचना है, तो इसको क्या है हमें जेंडर से क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। जेंडर से, लिंग की सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? जेंडर से क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। अब क्या है समाज में है मेल फीमेल सब रहते हैं, ठीक है, तो लिंग की सामाजिक संरचना के मुख्य सिद्धांत से रिलेटेड इसने क्या बताया गया है, जेंडर डेवलपमेंट से जुड़े कुछ प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया है। इन सिद्धांतों के माध्यम से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ आपके जेंडर आइडेंटिफिकेशन और जेंडर रिलेटेड जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी भेदभाव है, किस प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार बताया गया है। इसमें एक तो आपकी जेंडर स्कीम थ्योरी, यौन तत्व सिद्धांत, और दूसरा आपका थ्योरी रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जेंडर स्कीम थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार बालक की जेंडर आइडेंटिटी, उसके परिणाम स्वरूप बच्चे में उत्पन्न होने वाले लिंग श्रेणी, सेक्स कैटेगरी कंसिस्टेंसी के विकास में यौन तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी से भी संबंध रखता हो, बच्चे के क्या होता है जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके शरीर के सभी अंगों की बनावट, उसका कलर, उसकी आंखों का रंग के बारे में जानने से पहले जाना कि बच्चे के जेंडर से संबंध रखता है,
किस जेंडर से यानी कि जेंडर स्कीम थ्योरी हमें ये बताती है कि जैसे जैसे बालक की डेवलपमेंट होती है वो हमें बताता है कि ये लड़का है या लड़की है। इसलिए क्या है, हमें किसी का रंग कैसा है, कैसा क्या है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी हमें कह रही है कि हम पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि लड़का। अब तुम देखो, जब भी एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, कोई घर वाला ये नहीं पूछेगा माँ ठीक है या नहीं है, भाई क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई है। ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी की क्या है, संरचना है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चरल थ्योरी के अंदर ही आती है। हमारी जो धारणा है, मान्यता है कि मेन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे भाई जेंडर क्या है बच्चे का। ये नहीं पूछना बच्चा ठीक पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ बेटा हुआ है बेटी क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताया है थ्योरी रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अनुसार जो बच्चा है उसकी फिजिकली, मेंटली, फंक्शनल, मोरल अनेक प्रकार के डेवलपमेंट के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी जरूरी, यानी कि सबसे पहले ब्रेन डेवलप होएगा तभी तो सारी चीजें डेवलपमेंट होंगी। अगर बच्चे के अंदर ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ तो ना तो उसकी फिजिकल, चलो मान लो फिजिकल डेवलपमेंट हो गई, तो बाकी तो सारी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगी उसकी। तो शुरू में तो बालक का अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, धीरे धीरे क्या उसके अपने बारे में, दूसरों के बारे में, ठीक है, सबके बारे में समझ पैदा हो जाती है। 2 वर्ष की आयु से पहले बालक को क्या है, सेल्फ के बारे में कुछ नहीं पता होता कि वह लड़का है या लड़की है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसको जेंडर आइडेंटिफाई हो जाती है और धीरे धीरे जेंडर स्टेबिलिटी की ओर भी अग्रसर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल थ्योरी में इसने दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। कुछ समझ में आया है या सब कुछ सिर के ऊपर से गया है? शांत तो ऐसे होगी जैसे सब कुछ ही सिर के ऊपर से गया। भाई जिसको समझ में आ गया होगा वो एक बार इसको बता दे ताकि मेरा ना समझ में आया तो किसी और बच्चे का समझ में आ जाए। जिसको समझ में आ गया उसका एक्सप्लेन मैम कर ये दे। चारों थ्योरी हम्म, मैम ये चारों थ्योरीज ना डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी का पार्ट नहीं है। अच्छा। ये पार्ट है जेंडर एंड एजुकेशन की थ्योरीज हैं। थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है। हाँ फिर मैं तो ये तो ऐसे ही है, तो राम को कंफ्यूजन है। ये देखो राम, ऐसा है इसमें, जैसे फर्स्ट यूनिट में 3rd पॉइंट है थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, ये है टॉपिक। उसके बाद ये 4 हैं अलग अलग थ्योरी, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब अलग अलग है ये। हाँ जैसे सोशलाइजेशन, जेंडर डिफरेंस, स्ट्रक्चरल और डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, जो मैम अभी आगे पढ़ाएंगी। हाँ हाँ, मैम ने अभी बोला था ना कि ये वाला जो है इसकी चारों इसी के अंदर ही है, तो वो मैं क्लियर कर रहा था। नहीं नहीं मैंने भी नहीं सिलेबस में देखा। नहीं, वो अलग ही है। मतलब जेंडर और एजुकेशन से रिलेट करती हैं चारों थ्योरी, लेकिन चारों अलग अलग हैं। हाँ जी, हाँ जी। जेंडर और एजुकेशन का पार्ट बोला था बेटा, थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन। तो मैंने सुना कि आपने बोला इसका पार्ट है सारी इस क्वेश्चन का। कोई नहीं, अभी होगा फिर। नहीं नहीं, चारों बोल तो रही थी, चारों में से या तो 8-8 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाएगा इनका, चारों थ्योरीज का। मैम इस तरह एक पेपर देखा था मैंने, में तो तो ये इससे सारे लिखा हुआ है। टॉपिक है ही नहीं मैम। किसमें, पेपर में? मेरे बुक्स में ये टॉपिक्स नहीं है जो भी आप पढ़ा रही है आज। हैं, ये तो मैम वो सिलेबस में गुड़गांव वाला यूनिवर्सिटी है ना इसकी, गुड़गांव वाली उमा की, तो हो सकता है गुरुग्राम इसका सिलेबस। यूनिवर्सिटी है। मैं लेकिन ज्योति मेरे सिलेबस में है, मैं मुझे तुम सेंड कर देना सारे क्वेश्चन। कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं? बेटा 5A 5वां पेपर पढ़ा रहे हूँ बेटा, लिंग, विद्यालय और समाज। पता नहीं तो ये वाली बुक। विद्यालय पुराना है, मेरे पास हाँ मैम, नहीं है मैं तो। उसी में देख रही हूँ, नहीं है ये टॉपिक। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो आप उस पे से कर लो, नेट पे से निकाल लो। मेरे पास में है मैम। चलो अब डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, मैंने ये बोला था कि स्ट्रक्चरल थ्योरी को एक बार कोई एक्सप्लेन कर दो ताकि आसानी से वो और बच्चों को भी समझ में आ जाए। ज्योति बताओ बेटा थोड़ा सा। मैम जितना मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत ये बता सकती हूँ कि आपने ये बताया है कि जैसे एक घर का निर्माण होता है, उससे पहले उसके लिए ईंट, रोड़ी, पत्थर
मतलब मजदूर लगते हैं, इसी तरह जो एक समाज का जो निर्माण होता है, उसके निर्माण में सबसे पहले परिवार मतलब बच्चा पैदा होता है, परिवार में आता है, आस पड़ोस उसका आस पड़ोस से फिर वो समाज में आता है, उसके बाद मतलब समाज से एक गांव बन गया, गांव से एक शहर बन गया, शहर से देश बन गया, देश से और भी पूरे विश्व का निर्माण हो गया। तो मतलब इसमें ये बताया कि एक जो हमारे समाज का निर्माण है वो इन इन तत्वों पर डिपेंड करता है, मतलब इन तत्वों से मिलकर हमारा एक समाज का निर्माण होता है। ये तो आपका हो गया कि स्ट्रक्चर थ्योरी, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बना हमारे समाज का। उसके बाद इन्होंने जो स्ट्रक्चर थ्योरी है उसको लिंग से जोड़ करके ये बताया है कि जो जो हमारा जो समाज है, जो वो मतलब लिंग इसमें बताना मैं भूल गई। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो, बताओ बताओ। हाँ, और मैम इसमें लिंग से जोड़ा गया है इसको स्ट्रक्चरल थ्योरी को, कि जो यौन तत्व सिद्धांत की इसमें जो है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कोई रंग रूप कि किस धर्म का है, किस जाति का है, ये ना देख करके सबसे पहले बच्चे का ये देखा जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, मतलब उसकी पहचान क्या है, एक लड़के के रूप में होगी आगे जाकर या फिर एक लड़की के रूप में होगी। उसके बाद बताया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें ये बताया है कि जो बच्चे की जो भी मतलब शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, नैतिक जो भी उसका विकास होगा, वो सबसे पहले उसका इन मतलब ये वाले जो सारे विकास होंगे बच्चे के, वो तब होंगे जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, मतलब जब बच्चे का मानसिक विकास होगा तब जा करके उसकी बाकी सारी डेवलपमेंट होती हैं, मतलब। और ये कह रहे हैं इसमें कि जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक उसको अपने बारे में ये पता लग जाता है कि मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ। 2 साल से पहले बच्चे को इस बात का ज्ञान नहीं होता, लेकिन 2 साल के बाद और आगे चलते चलते वो अपने बारे में जान लेता है, अपनी भूमिकाओं के बारे में जान लेता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अपने बारे में मतलब जेंडर आइडेंटिफाई हो जाती है उसको, और अपनी जेंडर के लिए स्टेबिलिटी आ जाती है। यही समझ में आया मैम मुझे तो। यही था बस, और क्या था। मेरी बुक में तो है ही नहीं मैम ये वाला टॉपिक। ये फिर किस किस की बुक में नहीं है? इंग्लिश मीडियम में नहीं है क्या ये? रूमा तो हिंदी मीडियम से है। हाँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ मैम, मेरे बुक में भी नहीं है। और ये वाला है ये डिकंस्ट्रक्टिव ना थ्योरी। मेरे बुक में है हाँ जी ना, वो तो है। समाजीकरण के विभिन्न अभिकारणों को आपका परिचय दीजिए, उसके बाद है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारणों का परिचय दीजिए, इसी से रिलेटेड है सारे। जेंडर वाला तो पहले यूनिट में ही था, उसके बाद जेंडर तो दूसरे यूनिट में है ही नहीं। अच्छा अच्छा। अब है परवरिश क्या है, मूल्य क्या है, इसी सब पे सारे हैं। एक बार ना ये डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी का पढ़ो 5 मिनट। मैं 5 मिनट में फिर से जुड़ती हूँ। डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, विसंरचनात्मक सिद्धांत। What do you mean about deconstructive theory of gender? लिंग से संबंधित विसंरचना सिद्धांत यानी कि नारीवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि नारीवाद की जो आपका फेमिनिज्म है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, नारीवाद की विशेषताएं। डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी का मतलब है नारीवाद, ठीक है। इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। स्त्रीवाद या नारीवाद क्या होता है, फेमिनिज्म। यहाँ पर लिंग से संबंधित, जेंडर से संबंधित जितनी भी फिलोसफर हैं उनका ये सिद्धांत है कि जो भी हमारे भगवान पता ना क्या क्या बोल लूंगी, लिंग रोल तथा पहचान के, एक तो ये हो गया हिंदी इंग्लिश ना, तो मैं हिंदी में पढ़ाती ना इंग्लिश में जेंडर रोल और आइडेंटिटी की पारंपरिक अवधारणाओं का विरोध करता है। यानी कि ये जो है आपकी डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ये आपके जेंडर रोल की और जेंडर आइडेंटिफिकेशन की जो थ्योरीज है उनका विरोध करती है। क्यों विरोध करती है? उसमें क्या है, मेल और फीमेल के बीच में क्या बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है। मेल को क्या है, सुपीरियर बताया गया है, और फीमेल को क्या है, उसको क्या है, उसके नीचे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है ये किसके ऊपर है, ये नारी के ऊपर है, ठीक है, नारीवाद के ऊपर है, ठीक है। आपकी
फेमिनिज्म के ऊपर है। तो फेमिनिज्म क्या है, वो इसका विरोध करता है, ठीक है। वो मानता है कि सब बराबर हैं भाई। इस सिद्धांत में विभिन्न रूपों का समर्थन करती है। जो आपकी नारीवाद है वह आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जो प्राचीन काल से ही क्या है, नारियों को, जो भी फीमेल हैं, उनको काफी हद तक असमर्थ माना जाता था। मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, जिसमें क्या है, फीमेल को क्या माना जाता था, दासी माना जाता था, घर की नौकरानी माना जाता था, घर की चारी दीवारी में वह रहती है और जितने भी काम होते हैं पुरुषों के अधीन ही उसके काम होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो हमारी कंट्री में तो फिर भी चेंजेस आ गया है। कुछ ऐसी इस्लामिक कंट्री हैं जहां पर लड़कियों को क्या है, जैसे तालिबान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, स्त्रियों को क्या है, घर से बाहर निकलने पर भी क्या है, उनको बुर्का पहनकर जाना जाता है। उनको कोई नौकरी या उच्च शिक्षा उनको नहीं दी जाती, खाली 5th क्लास तक उनको पढ़ाया जाता है, उससे आगे की शिक्षा उनको नहीं दी जाती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में उनका कोई भूमिका ही नहीं होती है, ठीक है। सऊदी अरब में आज भी औरतों को कार चलाने का अधिकार नहीं है। सूडान में क्या, कोई भी स्त्री अपने पति, पिता या भाई की आज्ञा के बिना विदेश नहीं जा सकती। इजराइल में आज भी लड़कियां अपने पति की आज्ञा के बिना तलाक नहीं ले सकती। ईरान में कोर्ट में एक पुरुष की गवाही 2 स्त्रियों की गवाही के बराबर मानी जाती है। तो ये भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती है। तो जो आपका नारीवाद है, फेमिनिज्म है, वो इस जो दुर्व्यवहार है इसका विरोध करता है, ठीक है। नारीवाद में क्या बताया गया है कि इसका अर्थ है स्त्री। नारीवाद शब्द है जो, यानी कि फेमिनिज्म शब्द है, वह कहाँ से निकल के आया है, अंग्रेजी भाषा के फीमेल से निकल के आया है, जिसका अर्थ है स्त्री, ठीक है। स्त्रीवाद या नारीवाद या डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी एक ऐसा आंदोलन है जिसमें स्त्रियों के हितों की रक्षा की गई है। यानी कि इस डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी में क्या बताया गया है आपको, हमें महिलाओं के क्या क्या अधिकार है उनकी रक्षा यहाँ पर करनी है, ठीक है। डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, जिसकी इजी लगे उसकी आप पढ़ो। स्त्रीवाद यानी कि नारीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता, उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत करता है। यानी कि ये जो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, ये स्त्रियों के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या उनके राइट है, उनके फेवर में ये काम करती है। अब देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस थ्योरी की। वुमेन आर ह्यूमन बींग नॉट सेक्सुअल बींग, ठीक है। इन्होंने बताया गया है कि नारी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, लैंगिक प्राणी नहीं है, उसको इंसान समझा जाए, ठीक है। ये बात इसने बोली है। नारीवाद का बुनियादी विचार ही यही है कि स्त्रियों को क्या है, सेक्सुअल बीइंग नहीं समझा जाए, ठीक है। इसकी विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि स्त्रियों को केवल माता, पत्नी या बहन के रूप में नहीं देखना चाहिए, वह एक इंसान भी है। उनका कहना है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान समाज में क्या है, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पुरुषों के समान है, उसमें भी क्या है, योग्यता है, बुद्धि है, वो भी वो सब कार्य कर रही है जो कि एक पुरुष कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, उनको भी, दोनों स्त्री को समान अवसर हमें यहाँ पर देना चाहिए। वो क्या है, वो भी एक मानव है, ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है। दूसरा क्या है, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में क्या था, एक इसको जोड़ा गया था क्या है, ह्यूमन बीइंग के साथ। अब अलग पॉइंट बना दिया, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है वो ये बोलती है कि महिलाओं को भी क्या है, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वह नौकरी का मामला हो, घर का मामला हो, चुनाव लड़ने का हो, या किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आगे है अपोजिशन ऑफ पैट्रियार्की, पितृ प्रधानता का विरोध। जो नारीवाद है वो पैट्रियार्की को स्त्रियों का शोषण मानता है, ठीक है। ये इसके दुर्व्यवहार का कारण मानता है कि जो पितृ प्रधान समाज है वह क्या है, पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता स्थापित करता है। यानी कि एक ऐसा समाज जो क्या है, जहां पर पुरुषों का ही बोलबाला है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है, वह स्त्रियों को अपने अधीन मानती है। तो ये जो नारीवाद है वो इसका विरोध करता है। आगे अपोजिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, परिवार के संस्था का विरोध। यहाँ पर भी क्या है, जो नारीवाद क्या है, जो कुछ उग्र समर्थक परिवार की जो संस्थाएं हैं उनको क्या मानता है, गलत मानता है। यानी कि कुछ ऐसे परिवार है जहां पर क्या होता है, मेल जो इम्पोर्टेंस है वो मेल मेंबर को मिलती है। यहाँ पर परिवार में स्त्रियों को क्या है, घर की 4 दीवारी के अंदर तक ही सीमित कर दिया जाता है। इसीलिए क्या है, ये जो फेमिनिज्म वाली जो थ्योरी है ये अपोजिट है आपके फैमिली वाले इंस्टीट्यूशन से, ठीक है भाई।
उसके बाद है चेंज इन ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन। ये जो नारीवाद है ये क्या है, स्त्रियों की जो परंपरागत भूमिका उसमें चेंज लाना चाहती है। परंपरागत भूमिका में यही थी, घर पे रहेंगी, चूल्हा चौका करेंगी, घर का काम करेंगी, बच्चे पालेंगे। लेकिन क्या है, नारीवाद क्या है, इस कंसेप्ट को चेंज कर रहा है कि आज के फील्ड में नारियां हर एक क्षेत्र में सबसे आगे हैं। उसके बाद है अपोजिट ऑफ द मोनोगेमस मैरिज, एक पति एक पत्नी विवाह का विरोध करती है। जो नारीवाद है कि हमने एक बार जो शादी कर ली हम दोबारा शादी नहीं करेंगे, सातों जन्म उसके साथ रहेंगे, तो ये वाली इस धारणा को ये गलत ठहराती है। भाई हमारे ये कहती है कि भाई आपकी जिंदगी, आपको दासी बनकर नहीं रहना है, पति की सेवा, बच्चों में ही अपना सारा सब कुछ ही गवा देना। अगर आपको ठीक लगता है, आपकी शादी चल रही है तो आप चलाइए, नहीं चल रही है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये नारीवाद का कंसेप्ट है। उसके बाद है सोशल केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सार्वजनिक जिम्मेवारी। बच्चों की सार्वजनिक जिम्मेवारी यानी कि बच्चे का पालन पोषण क्या होता है, जिम्मेवारी समाज की होनी चाहिए। बच्चे को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने के लिए नर्सिंग होम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षित नर्सों की होनी चाहिए, सामूहिक रूप से उन बच्चों की देखभाल करे। यानी कि ये नारीवाद ने दिया है कि भाई हमें क्या है, कुछ नर्सिंग होम्स खोलने चाहिए जो बच्चों की देखभाल करें। सेक्सुअल फ्रीडम, नारीवाद ये बोलता है कि क्या है, लैंगिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्त्रियों को भी अपनी इच्छा के अनुसार जो उन्हें करना है वो कर सकते हैं, ठीक है, ये देनी चाहिए उन्हें भी स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है, अपोजिशन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का विरोध। नारीवाद निजी संपत्ति में को भी स्त्री की अधीनता का मुख्य कारण मानता है। पुरुष अपनी निजी संपत्ति को अपने वंशजों तक पहुंचाने के लिए स्त्री को विवाह द्वारा अपना दास बनाकर उसे बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर रखता है। उनका विचार ये है कि स्त्री को स्वतंत्रता के लिए निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना आवश्यक है। यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज के चक्कर में क्या है, जो महिलाएं हैं वो तो क्या है, सिर्फ एक घर पे पिस के रह जाती है, क्योंकि लड़के को तो ये घुमाना, मेरे पास तो ये चीज है, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या लेके आई हो, ठीक है। तो ये बातें। अब क्या है, इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। ये जो नारीवाद है ये बोलता है कि औरतों को क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, किसी के ऊपर वो डिपेंड रहेंगी तो दूसरा बंदा उसको दबाएगा, अगर वो डिपेंड नहीं है तो कोई उसको नहीं दबा सकता। उसके बाद है फीमेल आर ऑन ओप्रेस्ड क्लास, ठीक है, स्त्रियां एक उत्पीड़न वर्ग है। तो स्त्रीवाद का कहना है कि स्त्रियां समाज का एक उत्पीड़ित वर्ग है और लगभग सभी समाज में वे शोषण का शिकार है। जैसे एक पितृ प्रधान परिवार में है, उसमें कोई कानून दर्जा नहीं था, वे संपत्ति के मालिक नहीं बन सकती थी, वे नौकरी भी नहीं कर सकती थी, आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकती थी। लेकिन नारीवाद ये बोलता है कि आधुनिक समाज में स्त्रियां ये सारे काम कर सकती हैं, वो पुरुषों से कम नहीं है। आज उन्हें प्रॉपर्टी में भी बराबर का अधिकार मिल रहा है, सारी चीजों में इसको बराबर का अधिकार मिल रहा है। यही इसने दे रखा है आपका कंस्ट्रक्टिव डिस है या कंस्ट्रक्टिव है, डिसकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, डीकंस्ट्रक्टिव। हाँ डी। मैम शिल्पी मैम को बोलोगे, आवाज ना उनकी आ रही है, उनको बोलो आपने माइक ऑफ कर ली थी। माइक ऑफ कर लो शिल्पी। पिछले साल भी ऐसे ही कर रहे थे। इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? हाँ शिल्पी बेटा माइक ऑफ कर लो। बस उसके बाद नारीवाद के अलग अलग आंदोलन के बारे में बता दिया, ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है, नारीवाद के लिए क्या क्या आंदोलन चलाए गए। बस इसमें और ज्यादा नहीं करना नारीवाद के ऊपर, सीधा फिर ये टॉपिक आ जाएगा आपका जेंडर आइडेंटिफाइज एंड सोशलाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लिंग पहचान तथा परिवार, विद्यालय तथा दूसरे औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों में सामाजिकरण व्यवहार। और एक है टीचर एज ए एजेंट ऑफ चेंज, अध्यापक परिवर्तन की अभिकर्ता के रूप में, कि टीचर का क्या क्या। मैम मेरा ना एक डाउट है, पूछो बेटे। जैसे आपने ये बोला ना डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी को आपने फीमेल फेमिनिज्म से रिलेट करके बताया है, पर मेरी बुक में ये ऐसे दिया हुआ है कि
जैसे होता है ना, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, डीकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तोड़ना। तो जो ये जेंडर के बेसिस पे जो वो बन रखी है ना अवधारणा समाज में बन रखी है कि फीमेल है तो ये काम करेगी, मेल है तो ये काम करेगी, हाँ, उसको टीचर को तोड़ना। उससे अलग देखना है। टीचर को उसको तोड़ के इसकी इस में देखना है कि उसके लिए सभी स्टूडेंट्स बराबर हैं। वो अगर कोई भी रोल अगर क्लास में दे रहा है तो वो जेंडर के बायसनेस के अकॉर्डिंग नहीं दे, उसके लिए सारे टीचर बराबर हैं। तो उस वे से उसने अपनी प्रैक्टिस रखनी है। मेरे बुक में तो ये ऐसे दिया हुआ है, बहुत वुमेन को तो फेवर किया ही नहीं हुआ यहाँ पे पता नहीं भाई, हमारे कि में वुमेन तो के जो फेमिनिज्म वाला पॉइंट। यही दे रखा, मेरे वाली बुक में तो नारीवाद वाला। और मेरी बुक में भी मैम यही है कि मेरे मतलब में जो राम ने बताया है वो रिलेट तो उसी से कर रहा है ना। हाँ, राम ने जैसे रिलेट तो बताया ना उसी कि से कर रहा है समाज जैसे। में जो रूढ़िवाद परंपराएं थी उसको तोड़ना है। डीकंस्ट्रक्ट का मतलब कि तोड़ना है। तो हाँ, इसमें यही तो है ना डिकंस्ट्रक्ट का कि मतलब वही है कि तोड़ना है उसको। हाँ तोड़ना है, तो बात वही आ गई पर ना यहाँ तो कि आप जो बता रहे हो ना, नहीं, जो मैम बता रहे हैं वो एक के फेवर में जा रही है, फीमेल के फेवर में जा रही है, लेकिन यहाँ पे टीचर को किसी एक के फेवर में जाके हाँ, नहीं वो करना है, इस उसके लिए क्वेश्चन के सारे ऊपर स्टूडेंट्स एक जैसे हैं। आप कैसे कोरिलेट करोगे? अब इन्होंने जो लिखा है ये भी तो पागल तो नहीं है, ये भी तो इन्होंने, आप पहले आपने सही बोला, इसको डीकंस्ट्रक्ट यानी कि तोड़ना है। जो मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है उसको हमें तोड़ना है, और फिर इसको भी हमें महत्व देना है। उसको लेते हुए आप इसके ऊपर आ सकते हो, फेमिनिज्म के ऊपर। वैसे मैम इन्होंने यही तो बताया ना। राम भी हाँ ठीक जी। कह रहा है कि पहले आपने डीकंस्ट्रक्ट के बारे में लिख दिया कि समाज में व्याप्त, बेटे एक मिनट, समाज में व्याप्त जो मतलब पुरानी रूढ़िवादी धारणा है उसको आपको तोड़कर कुछ नया चेंज करना है, जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए ही, मेल हाँ को भी जी। साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई कानून बना दिया, फीमेल को ही आगे बढ़ाए जा रहे हैं, मेल को छोड़ ही दिया। ये ठीक है, पहले आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उसके बाद उसके बुक में तो सारा ही ये इसके स्त्रीवाद के ऊपर, नारीवाद के ऊपर दे रखा है। हम्म उसके बाद मैम इसमें इसमें जैसे बताया ना जब विशेषताओं में आ जाता है तो उसमें यही तो बताया ना कि जो स्त्रियां हैं मतलब पुराने टाइम पे जो मतलब चीजें चल रही थी, जैसे लैंगिक प्राणी के रूप में जाना जाता था स्त्री को, उसको कोई समान अधिकार नहीं थे, पैट्रियार्की सिस्टम था, परिवार संस्था, मतलब उसमें यही तो बताया ना कि उस टाइम पे ऐसा समाज था हाँ, उसको जिसको हमें चेंज तोड़ना करके है। आप हाँ जी, उसको हाँ हमें डिकंस्ट्रक्ट करना है, और आज की करना है। सिचुएशन में उनको वो एक मानव है ना, ऐसे कोरिलेट करते हुए इस तरह लिखना से है। लिखना है, इस तरह से। वैसे मैम मतलब जब आप ठीक है इसकी मैम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करते हो ना, जैसे जिसको बोलते हैं भूमिका या प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देते हैं जब आप क्वेश्चन का, तब आप ऐसे लिख के, जैसे राम ने बताया है, सही बताया है, हाँ जी। इस तरह से लिख के उसके बाद फिर लिख सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि तब वो क्वेश्चन ज्यादा सही साउंड करेगा हमारा आंसर। हाँ जी। अब ये दो टॉपिक रह गए हैं आपके। एक तो ये है जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और एक है टीचर एज ए एजेंट ऑफ चेंज। तो टीचर क्या है, टीचर वाला कंसेप्ट अभी पढ़ो, समझ में नहीं आता तो मैं बताऊंगी, और ये वाला टॉपिक कल करेंगे। पढ़ो बेटा, मैं ना फिर तब तक 5 मिनट तक अपना ना फोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ।